स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 कोर 5 कोर 6 इसके तहत आज हम लोग कलगी बाजरे की कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कलगी बाजरे की मतलब बाजरा के कली, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके भाव क्या है, उसकी विशेषता क्या है कविता की, इसी पर आज वार्ता करेंगे हम सब। कलगी बाजरे की कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी हैं, जिन्होंने 1949 में अपने काव्य हरी घास पर क्षण भर में इस कविता को अंकित किया था। उसी काव्य में की यह कविता संकलित है। इस कविता के द्वारा कवि एक नई दृष्टि से अपना विचार प्रेमी और प्रेमिका के बारे में दर्शाया है। दरअसल ये एक प्रेम पर कविता भी इसको हम कह सकते हैं, जहां प्रेमी नए उपमा और उपमानों से अपनी प्रेमिका को अलंकृत करता है। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य हेतु दिए जाने वाले रीतिकालीन उपमानों को न देकर और अपने नए उपमान प्रदर्शित किए हैं, उन्होंने प्रदान किया है। यानी रीतिकालीन में जो चंद्रमा से मुख, पुष्प जैसे, हिरण जैसी आंखें आदि जो उपमाएं चलती थी, यानी जो प्रचलित उपमाएं थी प्रेमिकाओं के बारे में, उसको न दे करके एक नए उपमान अपनी प्रेमिका के बारे में दिया है इस कविता में। पहली बार ऐसा हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास में कि प्रेमिका के लिए इस तरह के उपमा प्रदान किए गए थे, जिसको लेकर के काफी हो हल्ला भी मचा। लेकिन बाद में लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, कहा कि बदलाव का दौर है, तो बदलते समय में जब सारी चीजें टूट ही गई हैं, नई कविता का दौर है, कुछ परंपराएं रही ही नहीं, तो उपमाओं के लिए ही केवल परंपराओं को रखना कोई जरूरी नहीं है, उसे भी तोड़ा जा सकता है। और बाद में लोगों ने इसे स्वीकार किया। समय के साथ बदलते परिवेश में कवि ने प्रेमिका के दिए जाने वाले उपमा को भी बदल दिया और नए दृष्टि से नए उपमा प्रदान किए उसे। कुल 22 लाइन की यह कविता है, जिसमें कवि ने प्रकृति के नए उपमाओं से अपनी प्रेयसी को यानी अपनी प्रेमिका को सजाने का कार्य किया है। कभी अपनी प्रेमिका को बाजरे की कली कहकर संबोधित किया है। इसके अर्थ को जानने के लिए हम जैसा पहले से करते आए हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ करके उसके अर्थ को समझते हैं हम, तो आज इस कविता को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कविता है, शुरू करता है कवि, हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुझको लालती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की, वगैरह तो नहीं कारण मेरा हृदय उकसाया है या सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं। कवि कह रहा है कि तुम कितनी नाजुक और कोमल हो, बिल्कुल हरी भरी चिकनी घास जैसी। अब सोचिए कोई अपनी प्रेमिका को चिकनी घास कहे तो उसे कैसा लगेगा, लेकिन कवि ने प्रयोग किया है। पहले कलियों के पुष्पों के समान कहते थे, लेकिन इसने प्रयोग किया कि चिकनी हरी घास जैसी हो तुम बाजरे की डोलती छरहरी बाली हो। बाजरा में जो बाल फूटता है, उस बाली के जब शुरुआत होती है, तो जब हवाएं चलती है उस समय जो डोलती है, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है, उससे अपनी प्रेमिका की तुलना किया है
कि जिस तरह से बाजरा डोलता है, उसकी कली डोलती है, उसी तरह से तुम लहलहाती हुई डोलती छरहरी वाली हो। कवि कहता है कि अगर मैं तुम्हें सांझ के समय चमकने वाले तारा या सुबह की लालिमा लिए युक्त सूर्य की किरणें या जाड़े की सुबह ढकी हुई कुमुदनी नहीं कहना चाहता, और न ही ताजा खिली हुई चंपा के फूल कहता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा प्यार झूठा है या मैला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये सारी उपमाएं पुराने हो गए हैं, झूठे हो गए हैं, और मैं झूठे और पुराने उपमाओं से तुम्हें सुसज्जित करूं, यह मुझे पसंद नहीं है। अब तो देवता भी इन प्रतीकों से उठ करके चले गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें नए उपमाओं के माध्यम से उपमित कर रहा हूं, और वे उपमाएं बिल्कुल ताजी है और निर्मल है। उन्हीं उपमाओं को तुम्हारे लिए मैं संबोधित कर रहा हूं। आगे कवि लिखता है, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। कवि कह रहा है कि जिस तरह से बर्तन को अधिक मांजने पर उसकी चमक खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ये सारे उपमान अब घिसकर अपने सौंदर्य समाप्त कर चुके हैं। यानी पुराने समय से चले आ रहे जो उपमान हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, घिसकर उनकी सौंदर्यता खत्म हो जा रही है, उनके महत्व अब समाप्त हो रहे हैं। इसीलिए मैं कभी नया उपमान का प्रयोग करता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए उपमानों का प्रयोग कर रहा हूं। कभी प्रश्न करता है कि क्या मैं जिन उपमाओं का प्रयोग तुम्हारे लिए कर रहा हूं उसे तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम तो अपने रूप के सबसे निकट हो, और उस रूप के जादू के भी निकट तुम ही हो। अगर मैं अपने सहज गहरे भाव बोध से प्रेम पूर्वक कह रहा हूं कि तुम चिकनी घास में लहलहाती बाजरे की कली हो, तो तुम उसका भावा प्रेम समझ ही सकती हो। यानी मैं जो कह रहा हूं वो तुम तो समझ ही सकती हो। अगर तुम नहीं समझोगी, तुम अपने दिल के करीब सबसे तुम ही हो, तुम अपने रूप के जादू के सबसे करीब तुम ही हो। अगर तुम ही नहीं समझ पाओगी तो कौन समझेगा? आगे कवि कहता है, आज हम शहर रीतियों को पालतू मालंच पर सौरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। कभी कह रहा है कि आज हम शहरी लोगों ने अपने बनाए हुए बागीचे में फूलों को लगाया है, लेकिन मेरी उपमान तो जो तुम्हारे लिए प्रयोग मैंने किया है वह उस बागीचे में लगाए हुए जूही के फूल से मैंने तुम्हारा उपमान नहीं किया। मेरे उपमान तो हरी भरी प्रकृति के विस्तार है। मैंने जिस उपमान को दिया है, जिस उपमा से तुम्हें उपमित किया है, वह हरी भरी प्रकृति का विस्तृत रूप है, विस्तार है, उसके ऐश्वर्य के, उसकी संपत्ति का और उसके सहनशीलता का विस्तार है। यह चिकनी घास संसार के सफलता और सच्चे प्यार का प्रतीक है। जिससे मैं तुम्हें उपमित कर रहा हूं वह सच्चे प्यार का प्रतीक है। यह जाड़े का सांझ के समय सूने आकाश में खुले अपनी जगह पर खड़ा हुआ डोलती हुई बाजरे की कली
उस जूही से भी सुंदर है जो बागीचे में लगी हुई है। यानी स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, स्वतंत्र रूप से रहने वाले लोग बंधन के में रहने वाले लोग से बेहतर हैं। जो बंधन में है, जूही की कली ठीक है, खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वह किसी के बागीचे में बंद है। तुम तो खुले आकाश में लहलहा रही हो, इसलिए तुम्हारा महत्व उस जूही के कली से मेरे नजर में ज्यादा है। आगे कवि लिखता है, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत होता हूं समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? कवि प्रश्न कर रहा है यहां पर। कवि कहता है कि मैं जब भी इसे, यानी इस बाजरे की कली को देखता हूं तो सचमुच पूरा संसार वीरान सा लगता है। इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। इस संस्कृति का समापन और भी सिमटा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए मैं उसे अपने को अकेले समर्पित कर देता हूं, उसे मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। कभी पूछ रहा है कि क्या यह सही है कि शब्द जादू से चमकता है? यह सही है कि शब्द जो है वह जादू से चमकता है, उसकी भावनाओं को बल मिलता है, अभिव्यक्ति मिलती है, लेकिन क्या समर्पण कुछ नहीं है? जो मैंने दिखाया है उस समर्पण का मोल कुछ नहीं है क्या? यह प्रश्न कवि कर रहा है। कविता इतनी ही है। अब अगर इस कविता की विशेषता की हम बात करें तो कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। प्रकृति से उपमानों को लेकर के और उसको अपनी कविताओं में जो सजोया है, यह प्रकृति के प्रति प्रेम को पुष्ट करता है। कविता में नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसा मैंने पहले भी कहा। शब्दों का मानवीकरण हुआ है। इस कविता में शब्दों को मानवीकरण किया गया है, यानी प्रेमिका की तुलना की गई है किसी चीज से। वह प्रेमिका वही नहीं है, उसकी तुलना उससे की गई है। कभी अगर और देखिए अगर हम, तो कभी हवा में उड़ने के बजाय जमीन से जुड़ना पसंद करता है। इस कविता में दिखाई देता है कि हवाई बातें नहीं करता, वह जमीन से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के अपनी बात को रखता है। साथ ही इस कविता में अपनी प्रेमिका के प्रति कवि का समर्पण भाव भी दिखाई देता है। अगर हम भाषा की बात करें तो सहज और सरल शब्दों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की बहुतायत मात्रा में प्रयोग की गई है। अगर हम शैली की बात करें तो यह मुक्त छंद शैली की कविता है, जिसमें प्रेम के नए उपमानों को प्रयोग किया गया है। अगर हम अलंकारों की बात करें तो इसमें उपमा, दृष्टांत और वाणिज्यीकरण अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे की यह कविता कलगी बाजार, जो बिल्कुल एक नए उपमानों से लेकर के लिखी गई है, जो साहित्य में एक कहें कि नया प्रयोग था, उसे लोगों ने उस समय तो थोड़ा नकारा, लेकिन बाद में इसे स्वीकार लिया और कहा कि जब चीजें बदलती है, समय बदल सकता है, तो उपमान भी बदल सकते हैं। तो बदले हुए उपमानों में, चूंकि मैंने पहले भी कहा, आपको पढ़ाया होगा, आगे को तो बताया होगा कि आगे प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोग करना और प्रयोग के नए नए तरीके से प्रयोग करना उस समय की कवियों की भावना थी, आदत थी, उनके आदतों में शुमार था ये चीज। तो नए तरह से अपनी प्रेमिका को उपमानों के, नए उपमाओं के प्रयोग से अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम के बारे में बताते हैं। इस कविता में कवि बताने का प्रयास किया है। इस तरह से कलगी बाजार कविता आगे की एक सफल और बदलाव के साथ बाद में स्वीकार किए जाने वाली कविता के रूप में जानी जाती है। आज इतना ही।